हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हमें स्टार्ट करना था टॉपिक एटम्स। तो सबसे पहले एटम्स क्या होता है, मतलब एटम क्या होता है। एक हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि जो मैटर होता है हमारे आसपास वो सारा छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिन्हें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, राइट। तो अब ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं वो हमें देखना है, ठीक है। फर्स्ट आते हैं एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हमसे एटम की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो हम क्या बोलेंगे कि ये वो सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है। मतलब जो एक केमिकल रिएक्शन में एक एटम, मतलब जो एटम है ये वो पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जैसे आयरन का एलिमेंट या कार्बन का एलिमेंट, जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, मतलब जो एक केमिकल रिएक्शन में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जिसमें चेंजेस आते हैं जिससे नए नए कंपाउंड बनते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ मिल रहा है जिससे वाटर का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। तो एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। साइज़ जो होता है एटम का वो काफ़ी छोटा होता है और उसे हम उसके रेडियस से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। जैसे किसी भी सर्कल का हम रेडियस लेते हैं ना, वैसे ही एटम को भी हम एक सर्कल कंसिडर करके उसका साइज़ उसके रेडियस से उसका साइज़ उसके रेडियस से पता लगाते हैं और उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस जो है वो नैनोमीटर्स में नापा जाता है, ठीक है। नैनोमीटर्स होता है 10⁻⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। सो दैट इज़ नैनोमीटर्स। हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट एटम होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसका जो एटम होता है उसका साइज़ सबसे छोटा होता है, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, जिसकी वजह से उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है और स्मॉलेस्ट एटम है जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हुए हैं उन सब में। सो हाइड्रोजन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एटम। अगर फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकता है कि डैश इज़ द स्मॉलेस्ट एटम, तो आप किसका लिखोगे? हाइड्रोजन। अब सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो, जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं या फिर कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो हम हर बार उस पूरे एलिमेंट का नाम नहीं लिखते। जैसे अगर हमें रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो हम पूरा पूरा ऐसे नहीं लिखते कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ये एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये तो हमने एक सेंटेंस लिख दिया। तो केमिकल रिएक्शन को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं सिम्बल्स का। और सिंबल क्या होता है? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज़ द फर्स्ट लेटर और फर्स्ट एंड अनदर लेटर ऑफ द इंग्लिश और लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या होता है? उस एलिमेंट का जो इंग्लिश नाम है या लैटिन नाम है उसके फर्स्ट लेटर या फर्स्ट और एक कोई और दूसरा लेटर उससे मिलकर बनता है। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे प्लैटिनम है, ठीक है, प्लैटिनम का सिंबल क्या होता है? पीटी। पीटी मतलब प्लैटिनम का पी और प्लैटिनम में जो टी आ रहा है वो वाला टी, तो पीटी। सिर्फ पी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सिर्फ पी होता है फॉस्फोरस का, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रोजन का एच, कार्बन का सी, कैल्शियम का, अब कैल्शियम का सी नहीं लिखते, कैल्शियम का लिखते हैं सी ए, ठीक है। सी सिर्फ सी क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सिर्फ सी कार्बन का है, तो कैल्शियम CaLCIUM होता है ना, CA, तो हमने उसको लिख दिया CA। ज़रूरी नहीं है हम फर्स्ट और सेकेंड लें, फर्स्ट लेते हैं, उसके अलावा हम कोई भी और दूसरा उसके बीच का ले सकते हैं, बट अभी जो नेमिंग दे रखी है वही नेमिंग हमें फॉलो करनी है। जैसे ऐसे नहीं है कि अगर कैल्शियम में एल भी आता है तो आप Cl लिख दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, फिक्स नाम है वो। तो कैल्शियम होता है Ca, उसको आप Cm नहीं कर सकते, Cl नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। तो सिम्बल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर फिक्स्ड। नीचे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, एल्यूमिनियम का Al। अब सोडियम का होता है Na, क्योंकि सोडियम, देखो अब सोडियम है तो इसका नाम तो SO होना चाहिए था या SD SI ऐसे कुछ होना चाहिए था, तो हम Na क्यों लिखते हैं? ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहा। सिमिलरली पोटाशियम जो है उसको हम K क्यों लिख रहे हैं? गोल्ड को Au क्यों लिख रहे हैं? सिमिलरली बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे सिल्वर को Ag लिखते हैं, मर्क्यूरी को Hg लिखते हैं, आयरन को Fe लिखते हैं। तो ये सब बेस्ड है उनके लैटिन नाम के ऊपर, नॉट इंग्लिश नेम्स, ठीक है। लैटिन मतलब जो थोड़े मतलब पुराने ज़माने में इनको बुलाया जाता था। जैसे
आयरन है उसको पहले आयरन ही बुलाया जाता था, उसको कुछ Fe से करके बुलाया जाता है, फेरस बुलाया जाता था, ऐसा कुछ बुलाया जाता था। ठीक है, एग्जैक्टली नेम्स मेरे को भी याद नहीं है, आपको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है लैटिन नेम्स, बस इंग्लिश नाम याद रखना, सोडियम और उनका सिंबल याद रखना। सोडियम का सिंबल Na, पोटेशियम का K, गोल्ड का Au। तो ये लैटिन नाम्स के बेसिस पे कुछ सिंबल्स रखे जाते हैं। तो ये जो एक्सेप्शनल सिंबल्स होते हैं ना, ये आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। जैसे ज़्यादातर बच्चे सिल्वर का क्या लिखाएंगे, Si, जो सिलिकॉन का होता है। गोल्ड का लिखाएंगे Go, जो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। वन एटॉमिक मास या 1U को हम डिफाइन कर सकते हैं एज एक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ये चीज़ अभी, ये जो सेंटेंस अभी मैंने बोला है ना, एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, ये भी बहुत बार आगे रिपीट होगा अलग अलग डेफिनेशंस में। तो इसका मतलब क्या है, देखो एटॉमिक मास जो होता है हम उसको ग्राम्स में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है। मैंने अभी आपको बताया नैनोमीटर्स में होता है ना। तो इतना छोटा साइज़ होने की वजह से हम उसको ग्राम्स में तो मेजर नहीं कर सकते। तो हमने एक एटॉमिक मास के लिए एक यूनिट बनाई है, दैट इज़ U। जैसे ग्राम के लिए G हम यूज़ करते हैं ना, किलोग्राम के लिए kg, तो एटॉमिक मास के लिए हम U यूज़ करते हैं। और ये एक रिलेटिव मास है विद कंपेयर टू कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का क्या मतलब है, देखो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। मास ऑफ एटम इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा होता है, टू बी कैलकुलेटेड इन ग्राम्स। Therefore, the atomic masses of all other elements are determined by comparing the mass of their atom with the mass of carbon 12 atom। मतलब कि जितने भी हम मासेस निकालते हैं एलिमेंट्स के, वो हम सब निकालते हैं बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ देयर एटम। सारे एलिमेंट्स के एटम का मास कंपेयर करते हैं विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम के मास के साथ। ठीक है, मतलब कंपेरेटिव निकालते हैं। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम as compared with the mass of carbon 12 atom taken as 12U। तो जो कार्बन 12 का मास होता है ना, वो होता है 12U, कार्बन 12 एटम का 12 यूनिट्स। तो अगर हमें हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, 1U, ऑक्सीजन का 16U। ये हम निकाल रहे हैं विद रिलेटिव टू कार्बन 12 एटम। अब इसका ज़्यादा मतलब ये जैसे हम बोलते हैं रिलेटिव टू कार्बन 12 एटम, ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर आपके पास डेफिनेशन लिखने आती है तो उसमें आपको ये चीज़ मेंशन करनी है विद रिलेटिव टू कार्बन 12 एटम। अगर न्यूमेरिकल बेस्ड कोई प्रॉब्लम आ रही है इसके बेसिस पे तो उस पर आपको इस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, मतलब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास याद रखो 1U। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16U, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स होते हैं। एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हो, डेफिनेशन नहीं लिख सकती है, ठीक है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का, ज़्यादातर केसेस में उनके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एटॉमिक मास होता है वो उसके एटॉमिक नंबर के डबल होता है। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो उसका एटॉमिक मास 16 हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसका एटॉमिक मास 12 हो गया। बट हर केस में ये नहीं होता, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ठीक है, हर केस में ये चीज़ नहीं होती। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 बट उसका एटॉमिक मास होता है 35.5। क्लोज है डबल के बट डबल नहीं है एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, बस आपको मास याद रखना है। अभी जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल्स करोगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे या टेबल्स वगैरह याद करोगे एटॉमिक मासेस की, तो आपको ये सब याद हो जाएगा कि हाइड्रोजन का 1U होता है, ऑक्सीजन का 16U होता है, कार्बन का 12U होता है। ठीक है, और वैसे भी सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक हैं वो याद करने हैं, बाकी जो थोड़े और बड़े होते हैं उनके ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे होते हैं। और यहाँ पे 1 यूनिट को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 1U इज़ इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻⁻² ग्राम्स। अब सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, क्या सिग्निफिकेंस है सिंबल का एलिमेंट के, मतलब हम क्यों लगाते हैं सिंबल्स, हम एलिमेंट्स के एज इट इज़ नाम क्यों नहीं लिख देते। तो देखो सिंबल अपने आप में ही एलिमेंट का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बताओ क्या कन्वीनियंट है, पूरा हाइड्रोजन लिखना या फिर सिर्फ H लिखना, है ना। शॉर्ट फॉर्म्स हमेशा कन्वीनियंट होती हैं, तो एज अ शॉर्ट फॉर्म ये एलिमेंट का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंबल रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी एलिमेंट का एक एटम। जैसे अगर हम H लिख दें तो H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अभी आएगा पूरा मोल कंसेप्ट आगे, तब अच्छे से समझ आएगा। अभी बस ये याद रखना कि अगर हम बोल रहे हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, उसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है,
1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू ये नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो जो अगर हम H लिखते हैं, अगर मेंशन नहीं है तो वो एक एटम भी रिप्रेजेंट कर सकता है, वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है। और सिंबल रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट मास ऑफ द एलिमेंट, एक डेफिनेट मास रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन है O, तो उसका एक डेफिनेट मास रिप्रेजेंट हो रहा है 16U। हाइड्रोजन है तो उसका मास रिप्रेजेंट हो रहा है 1U। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स। अब जो एटम्स है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स में और आयंस में। ठीक है। एटम, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, उससे पहले आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो एटम है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब हम कहीं पे भी देख के माइक्रोस्कोप से भी ये नहीं बोल सकते कि देखो यहाँ पे ये सिर्फ एक सिंगल एटम है, क्योंकि सिंगल एटम इज़ नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हमेशा मॉलिक्यूल की फॉर्म में कोई एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ग्रुप्स बना के। मॉलिक्यूल क्या है? अ मॉलिक्यूल इज़ एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है? एक न्यूट्रल कंपाउंड, मतलब ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। किसका? 2 या उससे ज़्यादा एटम्स का, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। जैसे अगर हम सिर्फ O लिखते हैं ना, तो O एक एटम तो है, बट रियल लाइफ में O कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट क्या करता है? O2 या फिर CO या NO2, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। सिमिलरली सिर्फ N एग्जिस्ट नहीं करता, N2 एग्जिस्ट करता है। सिर्फ हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता, H2, हाइड्रोजन के साथ 2 लगाते हैं क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, या तो एलिमेंट या कंपाउंड। अगर हाइड्रोजन H2 लेते हैं तो एलिमेंट, H2O लेते हैं तो कंपाउंड। विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस एंड इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जिसके पास उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे H2O मॉलिक्यूल है वाटर का, जिसके पास वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं। या कार्बन एक मॉलिक्यूल है एलिमेंट का, जिसके पास उसी एलिमेंट, कार्बन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? 2 और मोर सिमिलर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। सिमिलर पे मैंने क्यों फोकस किया है? क्योंकि अगर सिमिलर नहीं होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बन जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक मतलब वो मॉलिक्यूल जहाँ पे एक एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम्स केमिकली कंबाइंड होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2, ठीक है, नाइट्रोजन गैस N2, ओजोन O3, ये सब एलिमेंट्स हैं। ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है। जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल में, उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के, तो उसे हम उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी 2। सिमिलरली ओजोन में O3, तो एटॉमिसिटी हो जाएगी 3। सेकेंड आ गया मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मैंने अभी बता दिया था, बस एक चीज़ का डिफरेंस है कि 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, ये एक वर्ड का ही डिफरेंस है। वहाँ पे सेम टाइप, यहाँ पे डिफरेंट टाइप, केमिकली कंबाइंड टुगेदर। अ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जैसे H2O, 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 ऐसे काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ के वाटर बनते हैं। सो वाटर इज अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। नेक्स्ट, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या है? अ केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एक केमिकल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? एक कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। जैसे वाटर, वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O, और H2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये हमें वाटर, हम केमिकल फार्मूले को देख के ये बता सकते हैं कि वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब केमिकल फार्मूले भी एलिमेंट्स के होते हैं, भी एलिमेंट्स के अलग होते हैं और कंपाउंड्स के अलग होते हैं। एलिमेंट्स में क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल में सेम टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगी। जैसे केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट टेल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, वेयर सिंबल रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट एंड सबस्क्रिप्ट टेल्स हाउ मेनी आइटम्स आर प्रेजेंट। सबस्क्रिप्ट होता है ये नीचे वाला नंबर। तो जैसे H2 है या O3 है, तो H2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन का एटम या हाइड्रोजन का एलिमेंट, और उसके नीचे नंबर 2, मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सिमिलरली O3 और N2 भी लिख सकते हैं, और जितने भी ऐसे होते हैं।
फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड में क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन इन विच द केमिकल सिम्बल्स which elements are present and how many atoms of each element are present in molecule of compound. मतलब अगर हम एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, एग्जांपल वाटर का ले लो, H2O क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके बना रहे हैं एक मॉलिक्यूल, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके पूरा वाटर का एक कंपाउंड बना देंगे, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स. क्या बताता है कि केमिकल सिंबल से बताता है कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है और कितने एटम्स ईच एलिमेंट के प्रेजेंट है. H2O में 2 एटम्स हाइड्रोजन एलिमेंट के प्रेजेंट हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट का. फिर आता है मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस, प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस. जैसे H2SO4 है, एक मॉलिक्यूल H2SO4 का, इसका मास कैलकुलेट करना है. तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास आपको दे रखा है 1U, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32. अब चांसेस हैं अगर ये क्वेश्चन टेस्ट में आता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास आपको नहीं दे रखा होगा, सिर्फ सल्फर का दे रखा होगा, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू लर्न सम सिंपल मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है. जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आपको याद होना चाहिए 1U, ऑक्सीजन का याद होना चाहिए 16U. एटॉमिक मास, सॉरी मैंने मॉलिक्यूलर मास बोल दिया, एटॉमिक मास. अब जैसे H2SO4 है तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, मतलब 64 प्लस 32 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 98U. और इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस का, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ अ सब्सटेंस. इस सब्सटेंस का नाम बताता है, जैसे H2O है तो वो वाटर का नाम बता रहा है कि ये वाटर है, या हाइड्रोजन ऑक्साइड है. HCl है तो वो बता रहा है कि उस कंपाउंड का नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है. इट रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी सब्सटेंस के. 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, वही ऊपर जो पड़ा था 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ऊपर बस एटम था, यहाँ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा. इट गिव्स द नेम ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके नाम. इट गिव्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल. जैसे वही एग्जांपल H2O का, H2O से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का प्रेजेंट है. एंड लास्ट, इट रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट मास ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का मास बता रहा है. जैसे अभी हमने H2SO4 का कैलकुलेट किया था ऊपर, सिमिलरली हम H2O का कर सकते हैं. हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 16, ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो 2 प्लस 16 18U. तो ऐसे हम किसी भी फॉर्मूले का डेफिनेट, किसी भी सब्सटेंस का डेफिनेट मास कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही. आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.